नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी को आत्मवंदन और एक बार स्वागत है आपका नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में। एक बार फिर से जो हमारे साथ जो बने हैं और जो पहली बार आए हैं उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं। और जो लोग यूट्यूब पे हैं या जूम पे हैं, आप सभी का स्वागत है। और हमारा सिलसिला चल रहा है ये स्वाध्याय का, बहुत सुंदर स्वाध्याय, एक आत्मा की यात्रा यानी हमारी यात्रा। तो आज हमारे साथ दीपा जैन जी हैं, जो कि न्यू ईयर सेल्फ ग्रुप से ही हैं, और उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। दीपा जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। दीपा जी बिहार से हैं, जो लोग जानते हैं, और जो नहीं हैं, जो पहली बार हैं, स्वाध्याय कराती हैं। बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत सुंदर इनकी आर्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत सुंदर कराती हैं, बच्चों को भी बड़ों को भी। और आज हमारे साथ लेके आई चैप्टर 10, एक आत्मा की कथा, सोल्स जर्नी, जो कि पीटर रिशेल्यू की है, उसका चैप्टर 10। ओवर टू यू दीपा जी। थैंक यू अनुपम जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपा जैन, पटना बिहार से। जिस तरह से अनुपम जी ने बताया, तो आज हम नो योर सेल्फ ग्रुप में जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है, एक आत्मा की यात्रा, तो इसमें हम ये जानेंगे कि गुरु और शिष्य का क्या रिश्ता है, किस तरह से गुरु ने एक शिष्य का टेस्ट लिया और किस तरह से उन्होंने इस रिलेशनशिप को बरकरार करके रखा। और ये चैप्टर 10 है। आज हम इसमें जानेंगे कि मानव जगत के बारे में। अभी तक हमने एस्ट्रल बॉडीज के बारे में जाना कि किस प्रकार से हमारी एस्ट्रल बॉडी हर रात को शरीर से बाहर जाकर यात्रा करती है, और हर रात को शरीर से बाहर जाकर यात्रा करती है और मृत्यु के बाद भी सूक्ष्म शरीर में ही रहती है, यानी कि वो वापस बाहर नहीं निकलती है, वो सूक्ष्म शरीर के अंदर ही रहती है, आसपास ही रहती है, वो शरीर से बाहर नहीं निकलती है। तो हर रात सोने के बाद जो जिंदा होते हैं वो इंसान, और जो मर जाते हैं वो इंसान, दोनों ही सेम स्टेज पर ही आ जाते हैं। पीटर के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि मानस वर्ल्ड को भी हम लोग विजिट करेंगे। कल के चैप्टर, जो हम सेकंड चैप्टर जो मेरा ही है, उसमें हम देखेंगे कि मानस वर्ल्ड को हमें किस तरह से छोड़ना होता है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि भौतिक शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर के बाद फिर मानव शरीर, मानव जगत में हमारी बॉडी चली जाती है, लेकिन मानव जगत को भी हमें अपने मानव शरीर को छोड़ना पड़ता है, मानव शरीर को छोड़ना पड़ता है। तो हम अभी, तो अनुपम जी आप पीपीटी शेयर करेंगे प्लीज? हाँ, मैं करती हूँ। हाँ, ओके। नेक्स्ट। हाँ, इसको एनलार्ज कर सकते हैं आप? इसको फुल स्क्रीन कर पाएंगे क्या? हाँ, यहाँ से अनुपम जी आप फुल स्क्रीन कर पाएंगे? देखिए मैडम। अच्छा, फुल स्क्रीन आ रही है ना नहीं, स्क्रीन ये पे? साइड में जो दिख रहे हैं ना अपने, साइड में। हाँ ये नहीं दिखेंगे फिर। ओके ओके ओके, मैं कर। तो नेक्स्ट में स्टार्ट करती हूँ। हाँ, राइट। तो आचार्य जब पीटर से रात को 11 बजे मिले और उन्होंने पीटर को उनके अनुभवों को दिखाने के लिए कहा कि तुम हमें अपने अनुभव दिखाओ, जो भी तुमने अनुभव देखे, जो भी तुमने एक्सपीरियंस लिया, उसके बारे में हमें तुम बताओ, कैसा तुम्हें अनुभव किस तरह से हुआ। तो जब उन्होंने पीटर के अनुभव को देखा, सुना, तो उन्हें वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें गाइडेंस की जरूरत नहीं है, अब तुम खुद से अपने आप से ट्रैवलिंग कर सकते हो, एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो, और तुम इतना कुछ सीख लिया है तुमने कि तुम खुद भी अपने आप से कर सकते हो, तुमने बहुत ग्रो कर लिया है, और मैं ये देख करके तुमसे बहुत खुश हूं, ऐसा आचार्य ने पीटर से कहा।
और उन्होंने पीटर से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, उस अनुभव के बारे में भी तुम हमें खुल करके बताओ। तब पीटर ने अपने 7 रातों के अनुभवों के बारे में बताना शुरू किया। तो सबसे पहला था सोमवार का जो उनका अनुभव, उसका अनुभव था। सोमवार को अपने भाई, उनका जो भाई था चार्ल्स, वो अपने चार्ल्स भाई से मिले। अपने शरीर से निकल करके अपने एस्ट्रल बॉडीज में उन्होंने देखा कि वो उनका भाई उनके सामने खड़ा है, और अपने भाई से वो बहुत प्यार से गले लगा करके मिले। और तब उन्होंने, आचार्य ने कहा कि तुम जान रहे हो कि तुम्हारा भाई खुश है, वो दुखी नहीं है, और वो अपने जीवन में बहुत खुश है। इस कारण से तुम्हारा दुख भी बिल्कुल खत्म हो जाता है, तुम्हें किसी तरह का कोई दुख नहीं है। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अगर हमारी परिजन, हमारा परिवार का कोई भी इंसान, चाहे वो अपने रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, कोई भी मित्रगण हो, तो अगर ऐसी घटना हमारे साथ भी होती है तो हमें भी इस बात का अनुभव होता है कि वो वहां पे स्वस्थ हैं, खुश हैं। तो हमारे अंदर भी थॉट उस तरह का आने लगता है कि हम उनको देख करके खुश होने लगते हैं कि जब वो वहां पर खुश हैं तो हमें भी खुश रहना ही चाहिए। वो वहां पे जब व्यस्त हैं तो हमें भी अपने जीवन में व्यस्त रहना चाहिए। तो हमें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद उनका एक बुधवार का अनुभव था। फिर पीटर ने बताया कि बुधवार रात को सपने में देखा कि, तब आचार्य ने कहा कि सपने में देखा और उसने कि तुम और डेफिनी, जो कि पीटर के दो गर्लफ्रेंड थी, और वो दोनों साथ में थे। तब वहां पर एक गोरिल्ला आया। गोरिल्ला जो कि बहुत छोटा सा था, लेकिन धीरे 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 करके वो इतना बड़ा हो गया। जैसे हम लोग देखते हैं ना कार्टून में, डिजिटल कार्टून होते हैं, उसमें एक छोटा सा होता है, वो धीरे 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 करके बड़ा होता जाता है। तो उस तरह से पीटर ने इस तरह का गोरिल्ला देखा, तो कार्टून की तरह। तो जो कि वो जो गोरिल्ला था, वो गोरिल्ला किसका रचाया हुआ था? मास्टर का ही गोरिल्ला रचाया हुआ था। मास्टर ने क्यों रचाया था वो गोरिल्ला? क्योंकि वो पीटर का टेस्ट लेना चाहते थे कि हमारा जो शिष्य है, ये कितना अपने आप में खरा निकलता है, किस तरह से ये क्या सीख रहा है। तो इस तरह से उन्होंने उसका टेस्ट लेने के लिए गोरिल्ला को खुद रचा। और फिर उस वक्त क्या हुआ फिर कि डेफनी गोरिल्ला को देख करके चिल्लाई, डर गई कि तुमने डेफनी को बचाया बिना सोचे समझे, तुमने डेफनी की मदद की, और एक बार तुम डरी जरूर थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे तुमने फिर डेफनी को गोरिल्ला से हटा दिया, और गोरिल्ला के ऊपर तुम झपट गए, डेफनी को तुमने बचा लिया, तुमने अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं की। तो गोरिल्ला के ऊपर तुमने अटैक किया, तुमने बहुत हिम्मत से काम किया। ये मैं सब कुछ देख पा रहा था। तो इस सपने का जानते हैं अर्थ क्या होता है? इस सपने का अर्थ था कि ये एक मास्टर द्वारा एक टेस्ट था, जिसमें तुम के सफल हो गए। अगर तुम घबरा जाते, हिम्मत हार जाते, तो तुम उस टेस्ट में सफल नहीं होते और वापस अपने तुम शरीर में, भौतिक शरीर में वापस चले जाते। लेकिन तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, जिसकी वजह से तुम अपने टेस्ट में सफल हो गए। और जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो मास्टर बहुत तरह तरह के टेस्ट लेते हैं कि आप अपने टेस्ट में कितने तैयार हैं, आप कितने अपने आप में सफल हो सकते हैं आगे जाने के लिए। क्योंकि अभी आपको आगे और लंबी जर्नी करनी है, इसलिए हमारे मास्टर्स हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारा टेस्ट लेते रहते हैं। क्योंकि शिष्य के साथ गुरु का एक बहुत गहरा संबंध है। गुरु हमेशा अपने शिष्य के साथ तभी रहते हैं जब स्टूडेंट तैयार रहता है। स्टूडेंट तैयार है तो गुरु भी साथ में रहता है, और वो कदम कदम पर वो एक न एक टेस्ट लेते रहते हैं। तो इस तरह से वो यही देख रहे थे कि आप कितने तैयार हैं अपने आगे जाने के लिए। इसी तरह पीटर का भी यही एक टेस्ट था। इसके बाद आता है कि जैसे कि हमारे शिष्य, कितने तरह के शिष्य होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि शिष्य 2 तरह के होते हैं, यानी शिष्यों की जो भी श्रेणियां होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होता है परिदीक्षाधीन, सेकंड है स्वीकृति। स्वीकृति
यानी एक बार मास्टर ने एक शिष्य को अगर स्वीकार कर लिया, उसे परीक्षा नहीं देनी पड़ी, तो वह उनके परमानेंट कर्मचारियों की गिनती में आ जाता है। और वर्तमान समय के साथ साथ वो पूरे जीवन भर, वर्तमान मृत्यु के समय तक, अगले जन्मों में भी वो उनको उसका काम करना ही पड़ता है। एक कर्मचारी के रूप में वो तुरंत नियुक्त कर लिया जाता है, उसको उसके लिए टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि परीक्षा दिन में टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन स्वीकृति का मतलब ही यहाँ पर ये है कि शिष्य को एक बार में ही, गुरु उसको एक बार में ही नियुक्त कर लेता है, और कर्मचारी के रूप में उसको हर तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक सेवा करनी होती है। लेकिन परिदीक्षा शिष्य में क्या है कि यानी जो भी शिष्य है उसकी पहले परीक्षा होती है, पहले उसको अपनी परीक्षा देनी पड़ती है कि वो कितना खरा उतरता है। उसके बाद कई जन्मों तक, ये एक जन्म का खेल नहीं है, उसको कई जन्मों तक उसको परीक्षा देनी होती है, और कई जन्मों तक इसी तरह उसको सेवा करनी होती है, तब कहीं जाकर वो मास्टर के पास पहुंच पाता है, और तब वह स्वीकृति की श्रेणी में आ जाता है। यानी उसको बार बार उसको अपना कर्म करना होता है, बार बार उसको सेवा देनी होती है, और ये सेवा एक जन्म से नहीं, कई जन्म उसको सेवा देनी होती है, तब जाकर के वो मास्टर के करीब पहुंच पाता है। तो उस पर लेकिन स्वीकृति की श्रेणी में आ जाता है, उस पर उसका कोई दबाव नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई बंधन नहीं, कोई दबाव नहीं। मास्टर को भी उसकी इच्छा में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं होता है। जब वो फ्री विल की स्थिति में पहुंच जाता है, तो मास्टर भी, अगर वो कोई भी अगर अपनी इच्छा से काम करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि उसका जो भी एक चुनाव होता है उसका अपना खुद का होता है, तो उस पर कोई जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती है। इस इच्छा का अधिकार उसे जन्म से पहले ही मिल जाता है, यानी जब जो भी शिष्य होता है उसको जन्म से पहले ही उसको इस बात का अधिकार हो जाता है कि वो फ्री विल में जाकर के वो अपनी हर इच्छा के अनुसार अपना कार्य कर सकता है, चुनाव कर सकता है। इसमें उसके गुरु भी उसको, कोई भी उसको दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। उसे अपनी विद्या का प्रयोग करने के लिए यह भी सिद्ध करना होता है, यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसके भीतर का डर खत्म हुआ या नहीं, ये भी उसको खुद ही सिद्ध करना होता है। कोई उसको इसके लिए बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, इसके लिए उसको खुद ही सिद्ध करना होगा कि मेरे अंदर डर है भी या नहीं, मुझे उसको प्रूफ करना है। इसका भी प्रूफ उसको खुद ही देना होता है। उसके काम के प्रति उसको अपना बलिदान भी दे सकता है। सपने में भी उसको परीक्षाएं अपनी उत्तीर्ण, यानी कि वो हकीकत में तो वो अपना प्रूफ दे ही रहा है, अपने संघर्ष कर ही रहा है, लेकिन उसको सपने में भी उसको अपनी परीक्षा देनी ही पड़ती है, उसमें उसको उत्तीर्ण होना ही पड़ता है। तो यहाँ पर कहते हैं आचार्य जी कि जब स्टूडेंट तैयार होता है तभी मास्टर्स आते हैं। अगर स्टूडेंट तैयार है तो मास्टर भी हमेशा उसका साथ देते हैं। हम लोग लेकिन ये सोचते हैं कि अरे हमारा तो कोई साथ ही नहीं देता है, मास्टर हमारे पास तो आते ही नहीं है, क्यों नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ये है कि अगर आपने योगी कथामृत बुक जो पढ़ी होगी, जिसमें कि युक्तेश्वर जी और उनके शिष्य योगानंद जी के बारे में देखा होगा, सुना होगा कि उनके जो भी गुरु गुरु हैं वो चाहते थे कि योगानंद जी उनके पास रहें। वो हमेशा ये चाहते थे योगानंद जी उनके पास रहें, क्योंकि उनका जो एक अंतिम समय था, वो उनको इस बात का एहसास हो गया था कि अब हमारा अंतिम समय आ गया है और योगानंद जी हमारे पास रहें, ये उनकी इच्छा थी। लेकिन योगानंद जी को कुंभ के मेले में जाना था, तो उनके गुरु ने उनको बिल्कुल भी नहीं रोका। वो चाहते थे कि योगानंद जी रुक जाएं, लेकिन उन्होंने उनको कोई फोर्स नहीं किया, और उन्होंने पीछे से, उनके जाने के बाद उन्होंने पीछे से अपने शरीर को त्याग दिया। तो योगानंद जी को इस बात से बहुत दुख भी हुआ, जब उन्हें पता चला तो उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ कि ये जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तो लेकिन लास्ट मोमेंट में वो, क्योंकि उनके पास भी नहीं थे, जो हमेशा स्टूडेंट के पास
हमेशा इसीलिए कहते हैं कि स्टूडेंट के पास हमेशा एक मास्टर का होना जरूरी होता है, और मास्टर्स उनको एक फ्री विल देता है कि वह किसी भी तरह उसमें किसी भी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता है, वो चाहे जो भी करना चाहे। तो इतना पावर होता है फ्री विल में। जब भी आप तैयार होंगे तो मास्टर जरूर आएंगे। अगर हम जब तक अपने आप में खुद को अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, हमारे अंदर क्या कमी है, क्या हमें अपने आप को ठीक करना है, किस किस तरह से हमारे अंदर के भाव होने चाहिए हमें, ताकि हम अगर सही है तो मास्टर हमारे पास जरूर आएंगे। अब हमने अगर कर्म नहीं किया, हम अगर कुछ नहीं करना और हम चाहते नहीं मास्टर हमारे पास आ जाए सारा, अगर वही वही कर दें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कर्म। हम पहले अपने आप को देखेंगे, अपनी अपनी खामियों को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद मास्टर को 100% मास्टर्स हमारे पास आते हैं। तो यही यहाँ पे कहा है आचार्य जी ने कि आप जब भी आप तैयार होंगे तो मास्टर जरूर आएंगे। इसी तरह से एक स्वामी रामानंद जी की भी किताब है, इसमें भी गुरु शिष्य की परंपराओं के बारे में बताया है। एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना, गुरु शिष्य का एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, फ्री विल में कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। अगर आप लोग चाहें तो अगर जिसके पास भी बुक है वो जरूर पढ़ें। स्वामी रामानंद जी की बुक है ना, इसको जरूर पढ़ना चाहिए ये। और जब वहां की, हाँ, जब सूक्ष्म लोक परिस्थिति और कठिनाइयों को झेलने के बाद स्टूडेंट को मास्टर देखता रहता है, यानी कि सूक्ष्म लोक में, पृथ्वी लोक पे तो जिस तरह से मास्टर एक अपने शिष्य को जिस तरह से अपनी निगाह के सामने रखता है, अगर स्टूडेंट कर्म कर रहा है, स्टूडेंट अपने कुछ ना कुछ पृथ्वी लोक पर अपना काम कर रहा है, अपनी परिस्थितियों को और अपनी कठिनाइयों को झेलने का जो संकल्प वो लेता है मास्टर, तो वो ये हमारे मास्टर्स देखते रहते हैं कि हमारा स्टूडेंट क्या कर रहा है, और समय के साथ वो क्या करते हैं, समय के साथ वो व्हाइट ब्रदरहुड की सेवा का मौका देते हैं, यानी कि परिदीक्षाहीन शिष्य उनको बना दिया जाता है। और व्हाइट ब्रदरहुड यानी कि इसका मतलब क्या है, व्हाइट ब्रदरहुड यानी कि ग्रुप है जो कि इंसानों की धरती ग्रह में इवोल्यूशन के लिए सेवा करने के लिए वो लगे रहते हैं। वो लोग कभी कभी धरती ग्रह से लोगों को चुनते हैं, उनको सेवा करने का अवसर भी किसी किसी को दिया जाता है, तो इस तरह से उन्हें इस सेवा करने का मौका मिल जाता है। अब इसके बाद है कि शिष्य को ये पहचानना आना बहुत जरूरी है कि कौन एस्ट्रल वर्ल्ड के स्थायी निवासी हैं और कौन नहीं। ये शिष्य के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, वो पहचानेगा तभी तो उसको ये पता होना चाहिए कि कौन एस्ट्रल वर्ल्ड के एस्ट्रल वर्ल्ड के स्थायी निवासी हैं और कौन नहीं। नींद में कौन एस्ट्रल ट्रेवल कर रहा है और कौन परमानेंट है, पहचानना जरूरी है। राइट, ये हाँ, ठीक है, ठीक है। पहचानना जरूरी है। इसमें बताया गया है कि सपने में जो एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं उनकी आकृति, उनकी आउटलाइन क्लियर नहीं होती है। यानी कि सपने में जो लोग एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं तो हम लोग देखते हैं ना कि ये सोचते हैं कि इसका शेप किस तरह से होना चाहिए। कभी कभी एक्साइटमेंट होती है, अभी हमें पता तो हो भी, हाँ, क्या शेप है, कैसा है, उसको देखने में कैसा लगता है, तो हमें उसकी में क्लैरिटी हमें नहीं नजर आती है। जो हम सपने में जो हम देखते हैं तो वो हमें क्लैरिटी नजर नहीं आती है। और जो कि स्थायी रूप से स्थायी निवासी होते हैं उनकी आकृति बिल्कुल क्लियर होती है, वो हम उनको पहचान सकते हैं कि ये ना परमानेंट, ये इस तरह से क्लियर है। आगे वो अपने शिष्य से बहुत काम करवाते हैं। यहाँ पर आचार्य जी कहते हैं कि यहाँ पर वो शिष्य से बहुत काम करवाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी खंड में जाकर किसी को मैसेज देना हो, अगर किसी भी खंड में जाकर के किसी को मैसेज देना है तो आप जाकर के मैसेज देना हो तो जाओ, कहते हैं कि जाओ वहां जाकर के
किसी को संदेश लेकर के आओ, ऐसा मैसेज दिया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी वो व्यक्ति वहां भी वो संदेश लेने के लिए इंसान का नकली रूप धारण करके कर लेता है, और ऐसे में उस शिष्य को असली और नकली का पता होना चाहिए। भाई सही शिष्य का तो मतलब यही है ना, उसके अंदर जब अच्छे गुण होंगे, वो जब वो पहचान लेगा कि भाई कौन असली है कौन नकली है, किस तरह के उसके अंदर भाव आ रहे हैं, क्या उसके अंदर चतुराई है, तो ये शिष्य के अंदर गुणवत्ता देखी जाती है कि वो पहचान पाता है कि नहीं पहचान पाता है। तो यहाँ पर यही कहा है कि शिष्य के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो असली और नकली के रहस्य को समझ सके। वहां वेम्पर्स पिशाच लोग भी होते हैं जो कि जमीन से बंधे रहते हैं, जो पिशाच होते हैं, जो कि जिन्हें हम कहते हैं कि वैम्पायर्स। वैम्पायर्स यानी कि पिशाच, जो कि भूत प्रेत उस टाइप से, जो कि जमीन से बंधे रहते हैं। वो हर चीज को क्या चाहते हैं, जबरदस्ती, यानी कि वो ये चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो उन्हें मिल जाए। उसकी उनके अंदर इतनी अंदर से इतनी इच्छा होती है कि वो जो चाहो उनको मिल जाए। ऐसा तो पॉसिबिलिटीज नहीं होती है कि हम जो चाहते हैं वो मिल जाए, लेकिन ये उनके अंदर एक भावना होती है कि हम जो चाहें वो हमको मिल जाना चाहिए, चाहे वो जबरदस्ती ही पालें। तो वो जबरदस्ती हर चीज को पाना चाहते थे। लेकिन भाग्यवश ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, इसीलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें उनकी सिर्फ मदद करनी चाहिए, और उनकी मदद करनी चाहिए इस बंधन से मुक्त मुक्त उन्हें बंधन से मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि जिससे कि वो अपनी आगे की यात्रा कर सकें। और ये भी शिष्य को आना चाहिए। अगर अगर मान लीजिए उनके सामने इस तरह का अगर सॉरी वैम्पायर्स अगर सामने आ जाते हैं शिष्य के सामने, तो उन्हें उन्हें डरना नहीं है, उन्हें उनको बल्कि मुक्त कर देना है, ताकि वो आगे आए, उनके जो भी कर्माशय, ताकि वो अपने आगे भी बढ़ सके। इस तरह से शिष्य को ये सारी बातें जानना जरूरी होता है। अब है शुक्रवार का दिन, फ्राइडे। इस रात को पीटर अपने फ्रीविल के साथ था। अब एस्ट्रल जर्नी उसके लिए बहुत आसान हो गई थी, क्योंकि वो सभी कुछ जान गया था और इसके लिए कोई भी चीज कठिन नहीं था। इसलिए आचार्य कहते हैं कि यहाँ के अच्छे बुरे की पहचान के लिए कोई ना कोई तुम्हारे पास निशान जरूर होना चाहिए, ताकि तुम किसी भी तरह से व्यक्ति के निशान के द्वारा तुम उनको पहचान सको। आचार्य कहते हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो पीटर, तुमने तो देव जगत की ग्रेजुएशन सेरेमनी देखी। जैसे एक एक लेवल आगे बढ़ते हैं, वहां का वैसा ही होता है, यानी कि वहां वैसा ही होता है जैसा कि हमारे भौतिक जगत में होता है। जिस तरह से कि हम भौतिक जगत में सेलिब्रेशन करते हैं, कैप्स लगाते हैं, हमें वो ब्लैक ड्रेस पहनी जाती है, हमें सर्टिफिकेट मिलता है, सेम उसी तरह से भी एस्ट्रल वर्ल्ड में भी उसी तरह से ही कैप्स पहनाई जाती है, हमें डिग्री मिलती है। तो जो भी जिस तरह से भी यहाँ धरती पर होता है, सेम उसी तरह से ही वहां पर भी मनाया जाता है। तो वही कहते हैं कि आत्माओं को देव जगत का सदस्य बनाया जाता है। इस तरह से प्रकृति आत्माएं देवी देवताओं के विकास में सहायक होते हैं। हमारी प्रकृति की आत्माएं जो भी हैं, स्पिरिट, ये नेचर स्पिरिट्स हैं, वो हमारी देवी देवताओं के इस विकास में सहायक होते हैं। बात है, इस जगह को गोल्डन सिटी भी कहा गया है, जो कि 4th डायमेंशन में था। जिस प्रकार फिजिकल वर्ल्ड में यहाँ पे जिस तरह से जीसस उपदेश दिया करते थे, उसी तरह से वहां भी सेम उसी तरह से जीसस उपदेश दिया करते हैं। जैसा कि एस्ट्रल वर्ल्ड में होता है, वैसा ही सेम फिजिकल वर्ल्ड में होता है। किस तरह से, क्योंकि हमें दिखाई तो देता नहीं है सूक्ष्म जगत में, लेकिन हम किस तरह से देख पाते हैं, विचारों से।
हम विचारों से, इमेजिनेशन से, हम जिस तरह से विचारों के माध्यम से हम लोग उस चीज को महसूस कर पाते हैं हम लोगों को। लेकिन हमें तो पता नहीं होता इस बात का, हमें इस बात की गाइडेंस भी नहीं मिलती है। ये क्योंकि भ्रम भरी दुनिया है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या हो रहना है, सचेत रहना है, अवेयर रहना है कि हमें किस तरह से कदम कदम पर हमको सही और गलत का हमें अनुभव होना चाहिए। हमें किस एक तरह से सही और गलत का पहचान होनी चाहिए। तो इस तरह से शिष्य की क्वालिटीज हैं। अगर शिष्य इन सारी क्वालिटीज को अपनाएगा तो एक वो बहुत अच्छे शिष्य में अपनाएगा और वो फ्री विल की लाइफ को जी सकेगा। तो यही यहाँ पे आचार्य जी कहते हैं। इसके बाद आता है आपका शनिवार और रविवार, सैटरडे एंड संडे। ओके, आचार्य कहते हैं कि मेरी नाम की एक लड़की है जिसकी तुमने बहुत हेल्प की थी, और माँ की उसकी मृत्यु हो गई थी। बहन बिल्कुल अकेली हो गई थी जो कि 7 साल की थी। जब वह एस्ट्रल बॉडी में गया तो वहां एक मददगार आए। उन्होंने तुमसे कहा कि तुम इनकी मदद करो। तुम और फिर उसके बाद मदद कर पाओगे। जब उन्होंने पूछा मददगार ने कि क्या तुम मदद कर पाओगे इन लोगों की, तो एक बार बोलने पर ही मैरी के एस्ट्रल बॉडी में जाकर पीटर ने मैरी से बात की, उसे समझाया और उसकी माँ से उसे एस्ट्रल बॉडी में भी मिलवाया। इधर छोटी बहन से भी मिलवाया। चीजें समझ में आने लगी, उसको भी बहुत समझाया, जिससे कि उसको भी एहसास कराया कि नहीं, अब भाई तुम्हारी बहन है, छोटी है, इसकी भी जिम्मेदारी है। तो पीटर ने इस चीज में बहुत सहयोग दिया। तो उसकी मम्मी के मरने पर अपनी बहन को भी उसको संभालना था, तो ये इसको समझाया। आचार्य बहुत खुश हुए कि तुम्हें किसी की सेवा करने का मौका तो मिला, तुमने आज उनकी सेवा की, तुमने बहुत अच्छा किया। और आगे भी अगर तुम्हें ऐसा भी अगर मौका मिलेगा तो तुम ये जरूर करना। अगर हम किसी की अगर हेल्प करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा ये कोई मैटर नहीं रखता है, हमें उसके रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना है। हमें समय और परिस्थिति आने पर हमें मदद करनी है, ये हमारा कर्तव्य है। तो तुमने जो भी कुछ किया बहुत अच्छा किया। हमें ये नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बात पर हमको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो यही यहाँ पर आचार्य जी कहते हैं कि हम फिजिकल वर्ल्ड से एस्ट्रल वर्ल्ड की ओर चलते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड में हम क्या क्या करते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में वैसा ही होता है जैसा कि हमारे सूक्ष्म जगत में होता है। यानी कि एस्ट्रल वर्ल्ड, मानव जगत का प्रोसेस कैसे है ये हम लोग जानेंगे। यहाँ आचार्य जी कहते हैं कि पीटर ने मैरी, जिम और आयरन की बहुत मदद की। पीटर ने मैरी, जिम और आयरन की बहुत मदद की। उसने उनकी जिम्मेदारी तो ले ली थी। आचार्य ने मानव जगत के बारे में भी बताया कि कुछ समय बाद हर व्यक्ति को अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है, और ये जरूरी भी होता है कि उसे अपना शरीर को त्यागना चाहिए। हमें यह देखना है कि हमारे विकास का समय कितना है। यानी एक इंसान जो अब तक 50 जन्म जी चुका है और उसने सूक्ष्म जगत में अधिक समय बिताया है। एक इंसान जिसने कि 50 जन्म वो जी चुका है और उसने सूक्ष्म जगत में अधिक समय बिताया और मानस जगत में उसने कम समय बिताया। तो दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति जिसने अलग अलग शरीरों में जाकर 500 जन्म बिता दिए, वह ऐसे वातावरण में भी रहा जहां उसने बुद्धि के कार्य किए। तो आचार्य यही कहते हैं कि यही बताते हैं कि मनुष्य के विकास की तुलना उन्होंने एक टोकरी से की है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मनुष्य का जो इवोल्यूशन जो किया गया है उसकी तुलना उन्होंने एक टोकरी से की है। किस तरह से कि जिस तरह से खपचियों से बनी टोकरी उन्होंने
बनाई जाती है। जो हम लोग जो बेत की जो टोकरी होती है उसको हम उससे उन्होंने तुलना की है। उसके निर्माण की दो अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 प्रारंभिक अवस्था, और दूसरी है जब वह तैयार हो चुकी है। यानी कि शुरुआत में जब हम बेत की हम लोग कोई भी टोकरी बनाते हैं तो शुरू में जब उसकी तली में से जो उसके जो तंतु बेत जो होता है उसको वहां से शुरुआत होती है ना। तो उसी तरह से बिनाई होने पर धीरे धीरे जो बीच की सारी दीवारें हैं उसकी खड़ी हो जाती हैं। वैसे हम उसकी वीविंग करते हैं, बनाते हैं, बिनाई करते हैं। तो उसके बाद से वो पूरे उसकी बिनाई करते करते वो पूरा चारों तरफ से वो उसकी दीवारें खड़ी हो जाती हैं। उसी तरह से सैकड़ों खपचियों के द्वारा उसे इस तरह से बिन दिया जाता है कि सारी खपचियां अलग अलग भी दिखाई देती हैं। यानी एक रूप तो बन गया, एक टोकरी का रूप तो उसने ले लिया। उसके साथ साथ उसमें ये भी देखा गया है कि किस तरह से एक एक बेत की बिनाई भी उन्होंने अलग 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 बिल्कुल बिनाई को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है कि सैकड़ों खपचियों के द्वारा उसे इस तरह से बिन दिया जाता है कि सारी खपचियां अलग अलग भी दिखाई देती हैं और पूरी टोकरी के रूप में भी वो संपूर्ण है। तो जिस प्रकार एक खपची को बीन कर टोकरी बना दिया है उसी प्रकार से मनुष्य का मानसिक विकास भी इसी तरह से ही किया जाता है। हर बिनाई के साथ साथ एक एक जन्म जुड़ता जा रहा है, एक एक बिनाई होती जा रही है। एक एक बिनाई के साथ साथ हर एक मनुष्य का जन्म भी उससे जुड़ता जा रहा है। उसमें उस जन्म के साथ साथ उसका फंडामेंटल, उसकी मजबूती, उसका ज्ञान का भंडार, उसका इवोल्यूशन, सारा कुछ उसमें पूरा हो जाता है। और मनुष्य का जीवन जो है वो सूक्ष्म जगत में खत्म हो जाता है। पूरा जन्म से लेकर के पूरा एस्ट्रल वर्ल्ड तक उसकी जर्नी का जो उदाहरण उन्होंने दिया है वो एक एक इस टोकरी के माध्यम से उन्होंने समझाया है। तो यहाँ पर इसके बाद ये है कि मानव जगत के बारे में आचार्य जी का कहना है, ये मैं थोड़ा सा और यहाँ बताना चाहूंगी। मानव जगत के बारे में आचार्य जी कहते हैं कि मानव जगत एक विचार स्वरूप है। मानव जगत जो है एक विचार स्वरूप है। इसे हम भौतिक रूप में समझ नहीं सकते हैं। यानी किसके माध्यम से हम समझेंगे? थॉट्स के माध्यम से। किस तरह से? कि यानी कि मानव जगत को हम लोग वायरलेस सेट से कंपैरिजन कर सकते हैं। ऐसे जो कि हमें मैसेज भी भेजता है और मैसेज को पाता भी है। क्योंकि देखिए कोई भी वायरलेस सेट अगर कुछ भी होता है, कॉर्डलेस होता है, तो उसमें मैसेज आता है हमारे एक दूसरे से कनेक्ट होकर। हम यहाँ बैठे हैं, अगर हमारा मैसेज अगर किसी दूसरे तक भी अगर हम पहुंचाना चाहें वो हम पहुंचा सकते हैं। तो हमारा वो वायरलेस एक कनेक्शन जो है वो वायरलेस जिसको हम थॉट्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। उसमें हमारी कोई भी हमें भौतिक चीजों की हमें आवश्यकता नहीं होती है कि हमें उसके लिए कोई भौतिक चीजों की जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं आचार्य जी कि उन्हें भेजने और प्राप्त करने में बहुत जिन तरंगों का प्रयोग होता है। तो हम तरंगों के माध्यम से, थॉट्स के माध्यम से हम मैसेज को भेज सकते हैं और पा सकते हैं। तो इसे हम भौतिक रूप में समझ नहीं सकते। आप ध्यान में बैठकर चिंतन मनन करके इस बात को समझ सकते हैं। हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हम एस्ट्रल जर्नी भी कर लेते हैं। हम हम फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल जर्नी भी कर लेते हैं, हम मेंटल उसमें भी चले जाते हैं और वापस एस्ट्रल जर्नी से हम लोग वापस अपने भौतिक शरीर में भी आ जाते हैं। तो ये किस तरह से? चिंतन करने से। तो यही कहते हैं आचार्य कि ध्यान में बैठकर चिंतन मनन करके हम बात को समझ सकते हैं और अपने थॉट्स को भी किसी दूसरे को हम भेज सकते हैं। और किसी दूसरे का भी अगर मैसेज आना हो तो वो भी हमारे पास आ सकता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ध्यान की जरूरत है। तो धीरे धीरे वो ये समझ में आने लगेगा। ठीक है ना? तो हमारी भौतिक जगत में इस तरह से मेज कुर्सी हर वस्तु सब कुछ हमें दिखाई देती है, लेकिन कोई चीज ऐसी तो हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे कि फोन में कोई मैसेज आ रहा है, ठीक है, हमें दिख नहीं रहा है,
मगर मैसेज आ रहा है। चेतना वहां पर हमारी रहती है। हम मैसेज, मान लो कि हमारा आ रहा है और हमारे पास भी मैसेज आ रहा है और सामने वाला का भी मैसेज जा रहा है, मगर हम देख तो नहीं सकते हैं। मगर हमारी चेतना शक्ति जो है वो कनेक्टेड है, यानी कि वो कॉर्डलेस हमारा जो कनेक्शन है वो हमारा जारी है। तो यहाँ पे हमारी चेतना है। तो मानव जगत में रहकर कोई भी व्यक्ति कला में माहिर होता है तो वे थॉट के रूप में उसे ज्ञान किसी को भी भेज सकते हैं, है ना। थॉट के रूप में भी किसी को भी ज्ञान भेज सकते हैं। वो इंसान जिसे मैसेज को भेजा जा रहा है वो मैसेज को उतना ही मेंटल स्टेज पर रिसीव करता है जितना उसका मेंटल लेवल है। यानी जितना उसका लेवल है उतना ही वो ज्ञान ले सकता है और ज्ञान दे सकता है। यानी कि जितना उसका कटोरा होगा उतना ही उसमें ज्ञान को वो रिसीव कर सकता है। आपके अंदर जितनी ज्ञान की क्षमता है पाने की, आपको जितनी बुद्धि होगी उतना ही तरीके से ही तो हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो उसी तरीके से आपका जितना ज्ञान कटोरा होगा उतना ही आप अपने ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे। तो यही यहाँ पर कहा है आचार्य ने कि जिस तरह से कि क्लास में भी जैसे कि टीचर हैं, क्लास में इतने बच्चे तो कितने हैं, 30-40 बच्चे एक क्लास में रहते हैं, मगर जरूरी तो नहीं है ना कि सबने एक ही तरीके से ज्ञान को प्राप्त किया होगा, सबने एक ही बार में सबने समझ लिया होगा। कोई एक बार में समझता है तो कोई 2 बार में समझता है। सबका अपना समझने का तरीका, सबका अपना अपना थॉट लेवल, अपना अपना ज्ञान का लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। हर कोई अपने तरीके से ही ज्ञान को रिसीव करता है। वही यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि हर कोई तो क्लास में फर्स्ट नहीं होता है। इसी तरह से हम उतना ही रिसीव कर पाएंगे जितना कि हमारा बर्तन है, जितना कि हमारे अंदर ज्ञान है। मानव जगत में जाकर जो कम समझते हैं तो उन्हें लगता है कि वो स्वर्ग में आ गए हैं। जो उन्होंने अपने धर्म गुरु से सुना था, वहां उनका सालों साल रहकर वो वहां मजा उतना उठाते हैं कि सेम विचार रखने वाले इंसान आपस में मिल जाते हैं और अपने विचार आदान प्रदान भी करते हैं। उन्हें लगता है कि स्वर्ग में वो आ गए हैं और वहां आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है और एक विकसित आत्मा ही होती है। वो अपने बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाता है, आध्यात्मिक प्रगति में लगा रहता है और किस तरह से आध्यात्मिक में विकास करते रहना है उसमें व्यस्त रहता है। यहाँ आचार्य ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि आचार्य ने यहाँ पे मनुष्य के शरीर की तुलना उन्होंने 3 ड्रेस से की है। 3 ड्रेस यानी कि मनुष्य के अधोवस्त्र, नंबर 2 सूट और ओवरकोट से की है। यानी कि अधोवस्त्र यानी कि फिजिकल बॉडी, सूट यानी कि एस्ट्रल बॉडी, एंड थर्ड यानी कि अंडर क्लोथ यानी कि मेंटल बॉडी। तो यहाँ से इन्होंने अपनी शरीर की जो तुलना है मनुष्य की वो उन्होंने 3 ड्रेस से की है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे अपने शरीर को त्यागना होता है। यानी कि उस शरीर को त्यागने का मतलब है कि उसने अपने ओवरकोट को उतार दिया, ठीक है, ओवरकोट को त्याग रहा है। तो यानी कि वो अपने फिजिकल बॉडी को छोड़ रहा है। जब सूक्ष्म स्तर पर मृत्यु हो जाती है तो कपड़ों के सूट को त्यागना होता है, यानी कि वो अपने एस्ट्रल बॉडी को छोड़ रहा है। उसने अपने जब सूट के क्लोथ्स को त्याग दिया तो यानी कि वो अपने एस्ट्रल बॉडी को छोड़ रहा है। फिर उसके बाद आता है मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी में जब वो अपनी एस्ट्रल बॉडी को छोड़ देता है और मनुष्य अधोबस यानी कि मेंटल बॉडी में जब वो रह जाता है, अंत में वो अपने मेंटल बॉडी को भी छोड़ देता है और वो अपने यान में सवार होकर वह मानव जगत में भी चला जाता है। तो ये यहाँ पे इस तरह से क्लोथ्स के माध्यम से उन्होंने अपनी बॉडीज को दर्शाया है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके बॉडी को छोड़ा जाता है। शरीर वह पहला शरीर है जिसे आत्मा कारण जगत से नीचे आते समय अपने चारों तरफ लपेटती है।
जब वो मेंटल बॉडी में चला जाता है हमारा बॉडी, तो फिर उसके बाद फिर वो कारण शरीर में जाता है। कारण शरीर से कारण शरीर से जब जब हमारा जब नया जन्म होता है, तो वो नीचे आते समय अपने चारों तरफ उसको लपेट लेती है, और सूक्ष्म तत्व से भी अधिक महीन तत्व से बना होता है। कारण शरीर जो है वो कारण सॉरी सॉरी कैजुअल बॉडी, वो बहुत ही छोटी छोटी सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर प्लीज इसको बैक कीजिएगा, प्लीज बैक, ये और बैक, और बैक, और बैक, हाँ हाँ हाँ। यहाँ मैं आपको एक ये और बताना चाहूंगी कि आचार्य जी ने जो पीटर का जो टेस्ट लिया था, उसमें दो टेस्ट उनके जो हुए थे, उसमें एक उनकी परीक्षा ये थी कि उसमें वो अग्नि का उन्होंने टेस्ट दिया था। पीटर ने इसमें अग्नि का एक टेस्ट दिया था, जिसके बीच से निकल करके उनको निकलना था, यानी अग्नि के बीच से उनको निकलना था। तो उसमें वो बिना डरे हुए और बिना भागे हुए उनको पार करना था। तो उन्हें उसमें उनको डर तो लगा, उन्हें मुश्किल तो लग रहा था, लेकिन लेकिन आग को देखकर तो किसको डर नहीं लगता है, हर कोई डर जाता है। उसे लगा कि फिर वो मतलब वो एक बार को डर तो गया कि वो जल जाएगा या उसको मतलब कि चोट आ जाएगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि नहीं, उसका सूक्ष्म शरीर है, ये तो उसका भौतिक मतलब उसको एक बार को लगा कि नहीं मेरा शरीर को जल जाएगा, मेरा मैं बिल्कुल मतलब होता है ना जैसे शरीर एकदम जल जाता है, लेकिन फिर उसके कुछ पल के बाद उसको लगा कि नहीं नहीं, मेरा शरीर जलेगा नहीं, मेरा शरीर तो सूक्ष्म शरीर है, मतलब कि ये ऐसा तो मैं क्यों बिना वजह डर रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, उसका कोई नुकसान ही नहीं हो सकता है, वो आराम से आग से परे हो सकता है। उस वक्त उसको इस बात का फिर तुरंत एहसास हो गया कि नहीं, मेरा शरीर तो सूक्ष्म शरीर है, मेरे शरीर को तो कुछ भी नहीं होगा, मेरा शरीर बिल्कुल भी हमें मतलब सही रहेगा। और इस तरह से वो उस अग्नि में उसने परीक्षा दी। और एक और उदाहरण है पानी की परीक्षा, जो उसको समुद्र के नीचे यात्रा करना सिखाती है। कुछ आत्माएं जो कि पानी में डर जाती, बहुत लोग होते हैं कि पानी में जाने से डरते हैं, उनको जहां पानी देखा नहीं, समुद्र का पानी देखा नहीं, कि 10 फीट पीछे हो जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ आत्माएं थोड़ी डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका दम घुट जाएगा, वो डूब जाएंगे, या मतलब उनकी जान जान चली जाएगी। भाई पानी में जाने के बाद तो भी किसी को भी लगता है, कोई पता नहीं कि भाई हम बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। तो उन्होंने फिर क्या, कि नहीं, वे डर जाते हैं, नींद से जाग करके बैठ जाते हैं, तब उनको लगता है कि ये बहुत ही बुरा सपना था। लेकिन पीटर ने इसका बहुत बड़ा इम्तहान दिया, और वो पानी को भी वो पार करके बाहर निकल गए। तो इस तरह से आचार्य जी ने पीटर की जो भी पीटर ने जो भी 7 दिनों के जो अनुभव थे, वो अपने आचार्य जी को बताए, गुरु को बताए, जिससे कि गुरु बहुत खुश हुए, और उन्होंने फ्री विल की जो उनकी परीक्षा थी उसमें वो पास हुए। और उसके बाद फिर उन्होंने अभी अपनी फ्री विल जर्नी जर्नी की यात्रा अपनी पूरी की, ताकि वो आगे भी अपने यात्रा को संपूर्ण कर सकें। इस तरह से अब हमारा ये आज का ये अभी आज का हाफ स्वाध्याय कंप्लीट हुआ है, और नेक्स्ट अब कल हमारा पूरा होगा, बाकी का समय को देखते हुए। ओके। थैंक यू सो मच दीपा जी, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सारी नई नई बातें सीखी कि वहाँ भी टेस्ट होते हैं।
वहाँ पे वहाँ ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। हाँ तो हाँ ये भी एक एक्साइटिंग चीज है कि हाँ वहां भी जाओ तो वहां भी ग्रेजुएशन कल सेरेमनी का हो। तो इतना इंटरेस्टिंग है, कल का तो और भी मजेदार है। वहां भी सर्टिफिकेट मिलेगा। बिल्कुल। जो यहाँ होता है वो वहां भी होता है। बहुत बिल्कुल सुंदर। एकदम। और इतने अच्छे टेस्ट है ना, इतने कि मतलब ये इससे हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है ये प्रैक्टिकल के बहुत लोग हैं कि पानी से सच में डरते हैं। और पानी से, वो आग से, ये तो सही बात है कि हर कोई पानी के अंदर नहीं जाता है। जिनको नहीं जाता। या तो बचपन से आदत हो गई पानी में स्विमिंग करने की, या फिर है ना जो भाई के नहीं, हाँ मैं कुछ नहीं होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट होगा, लेकिन मेरे हस्बैंड तो नहीं जाते हैं पानी में। हाँ मेरे भी नहीं जाते वो तो। हाँ, वही है। इस बार मैं इसीलिए हिम्मत मुझे करके लास्ट ईयर जैसे मतलब मुझे था नहीं, मुझे वो फियर ब्रेक करना है, तो मैं स्विमिंग सीखी और करना शुरू की, नहीं तो मैं भी नहीं जा पाती थी। बिल्कुल, बेटे को भी बिल्कुल, वो भी आज तक पानी में नहीं गया। इसलिए मुझे ये लगता है ना कि ये बहुत जरूरी है कि एक टेस्ट जो है सच में ये कि हमें हमारे सामने इतना अच्छा है कि ये मौका है कि सभी अपने अपने डर को खत्म करें, कि आग से और पानी से अपना अपना सब लोग अपना अपने एक एक्सपीरियंस लें कि हाँ। लेडीज तो खैर आग से नहीं डरती हैं, क्योंकि उनको तो चूल्हे के सामने खड़ा होना होता है और वो बिना चिमटे के भी रोटी बना देती हैं। लेकिन जेंट्स लोग तो डरते हैं। ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि उन्हें डर बहुत लगता सारे संघर्ष। है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस और है बहुत बाकी। सुंदर तरह से इसमें समझाया है आचार्य ने, किस तरह से ना कि हम हाँ कैसे हाँ ये पूरी सूक्ष्म यात्रा करते हुए फिर हम अपना ये मानस वर्ल्ड में भी हम उससे भी बाहर जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी मानस हम वर्ल्ड बाहर को भी हमें निकलते हैं। छोड़ना, और हाँ मानस वर्ल्ड को भी हाँ हमें उसको भी छोड़ना। छोड़ना है उस, नहीं एंड तो हाँ वापस आ उस जाएंगे उसकी सर्किल में ही, वापस आ वापस जाएंगे। घूमते ही चलेंगे, तो घूमते हाँ चलेंगे। हाँ, तो वो भी बहुत सुंदर तरह से समझाया। बहुत थैंक यू सुंदर, सो मच और दीपक। इतने अच्छे एग्जाम्पल से बताया गया है, इतना अच्छा हम्म, एक्सप्लेन किया है। और मुझे तो ये टोकरी वाला एग्जाम्पल इतना अच्छा लगा ये, कि जिस तरह से हम बुनाई करते हैं स्टार्टिंग से, जो हम लोग बेसिकली जो हम लोग एक बैच की जो धागा, या आप स्वेटर ही मान लीजिए, स्वेटर से ही हम लोग जो स्टार्टिंग करते हैं और पूरा स्वेटर जो तैयार हो जाता है, नाम होता है एकदम फुल कंप्लीट स्वेटर। बट उसमें एक एक देखिए तो एक एक उसका ऊन का जो एक रोल है, वो देखिए उसी तरह से कि मानव का भी कैसे कि उसका उसका बौद्धिक विकास, उसका मेंटल डेवलपमेंट, और तो ये सभी चीज में कितना कितना भागीदार होता है। तो मीनू ये जी है मतलब हमारे साथ। मीनू जी आप हैं, हम देख रहे हमने एक के बाद दूसरा हैं। हाथ उठा लिया। दीपा जी मौका दीजिए। बहुत सुंदर आपने स्वाध्याय किया। बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया आपने। और सही बात है, इस पुस्तक की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि हम हर रोज एक एक नई नई चीज सीख रहे हैं। और तक अपने हम जो सात शरीर है ना, इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हम बाकी का तो हम समझते समझते सीख रहे हैं। हमारे जो सात शरीर हैं, क्योंकि हम फिजिकल बॉडी हैं, फिर हम इथरिक बॉडी हैं, हम एस्ट्रल बॉडी हैं, उसके बाद हमने अपना ये इमोशनल बॉडी पे भी काम किया, फिर हम मेंटल बॉडी पे आ गए। तो हमने जब हर बॉडी को धीरे धीरे अपनी को समझा, है ना, तो जैसे जैसे हम एक एक अपने शरीरों को समझेंगे, हम कॉजल बॉडी तक हमको पहुंचना है। और कॉजल बॉडी तक भी जाने का है, यानी हमें अपने शरीर के अपने कर्म, अपने जो हमने हमारी क्या हमारा जो धरती पे आने का उद्देश्य है, हमने जो कर्मा किए हैं, सब कुछ हमारी इस कॉजल बॉडी में जमा होते हैं। तो मास्टर्स, हमें अपने शरीरों को समझना है इस किताब के द्वारा। एक एक चीजों के द्वारा हम कहाँ तक पहुंचते हैं, नहीं तो हम वापस हमारा री इनकारनेशन होता रहता है। तो बहुत सुंदर। और जितना ज्यादा हम इस पुस्तक को बार बार गहन अध्ययन करते हैं, उतना हमारी क्लैरिटी आती जाती है। तो थैंक यू दीपा जी। और किसी को भी मौका दें हम। ब्यूटीफुल। और कोई भी मास्टर, मास्टर शेयरिंग करें। जी थैंक यू। थैंक यू सो मच। निर्मला मैम, 111 मैम है। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? निर्मला जी शायद कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया। जो भी मतलब जितने भी पॉइंट हाँ, बताए, 7 पॉइंट ये थे। और बहुत ही अच्छा बताया, बहुत अच्छा, सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप थैंक यू ठीक सो हैं? मच। आप ठीक हैं कुछ कह दीपा रहे थे? मैम पूछ रही हैं?
आप ठीक हैं? हाँ, क्या आप ठीक हैं? अभी मैं ठीक हूँ नहीं भी हूँ, बराबर है। अरे अरे, और हमेशा कुछ कहना चाहिए हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं तो वैसे कहने। बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल में ठीक आने हूँ। के बाद तो हाँ ना तो कहना ही नहीं है। नहीं, ना कहने वाली बात ही नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नहीं भी हूँ, दोनों बस हूँ। बस बस बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, निर्मला जी का थोड़ा सी एक्सप्रेस। हाँ जी, हाँ सीजनेबल बताइए। प्रॉब्लम हो गई है अब तो तो अच्छा, कहाँ प्रॉब्लम हो गई है? मौसम है ना ठंडा, हाँ तो क्या है बिल्कुल। कि फ्रोजन शोल्डर हो गए हैं, तो परेशानी हो रही है। अच्छा अच्छा, हाँ। फ्रोजन सोलर। निर्मला जी का हैंड रेज है। निर्मला जी आप, हाँ हाँ, यस, पढ़ लेते हैं। नमस्ते दीपा जी, मीनू जी, नमस्ते। अनु जी, और सभी को मेरा नमस्ते। बहुत अच्छा नमस्ते दीपा जी, नमस्ते। बहुत बढ़िया समझाया आपने, बहुत बढ़िया। और किताब में बहुत मजा आ रहा है, पता नहीं क्या क्या होते जा रहा है, क्या क्या चीजें चलती जा रही है, कहाँ बस कहाँ अनुभव पहुंच। करते रहिए, बस, अनुभव करते रहिए, मजा लेते रहिए। यस यस। और लगता है यहाँ भी मजा करेंगे और वहां जाएंगे तो वहां भी मजे ही मजे हैं, ऐसा कुछ मजे नहीं ही है। है। वहां भी जब यहाँ मजे हैं। मजे लेते रहेंगे ना, तो वहाँ आगे मजे अपना आप मिल जाएंगे। ये अगर नहीं यहाँ उलझ मालूम जाएंगे तो था, ये सब नहीं है ना। मालूम था, तो किताब के द्वारा मालूम पड़ा कि वहां भी मजे ही लेने हैं और यहाँ भी हाँ, मजे करो, बढ़िया। सबको अनकंडीशनल लव देते रहो, प्यार देते रहो, और वहां भी फिर और रास्ते क्या। खुलते रहेंगे अपने। सही थैंक यू, बात। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू निर्मला थैंक जी, यू। थैंक यू। तो मेरा हम, नाम अभी तक चेंज नहीं हुआ है। रितु ने किया तो था चेंज नाम। वो एक बार आपका ना वहीं से करना होगा, क्योंकि यहाँ से तो हम बार बार जितनी बार आप जूम में आओगे ना वो आपका बंद बंद आएगा। आपको अपनी तरफ से नहीं, सेटिंग मैंने में करना होगा। मैंने जब जब किया ना, तो मेरा रिमूव हो जाता पूरा, वही हाँ, रिमूव वो हो जाता आपको चैनल। अपनी सेटिंग में करना होगा। यहाँ से तो हम कर देंगे, एक बार हो जाएगा। जैसे अभी हम फिर कर देंगे तो वो हाँ, एक ही अभी बार होगा। रीनेम कर देंगे तो अभी हाँ के सेशन के लिए हो जाएगा वापस हाँ, से। लेकिन वो आपको अपनी मोबाइल सेटिंग में करना होगा। करती हूँ मैं उससे। और किसी को कुछ कहना है? नहीं तो हम लोग ध्यान की तरफ चलेंगे। दीपा जी ध्यान करते हैं। हाँ ज्ञान, ठीक। म्यूजिक आप लगाएंगे? म्यूजिक आप लगा देंगे ना? मैं लगा दूँ। ठीक। सभी सुखासन की स्थिति में बैठे रहें, और जिन्हें पानी पीना है पहले पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी जरूर पिए। और जो चश्मे लगाए हुए हैं वो अपने अपने चश्मे उतार दें। अपने दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए, दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए, दोनों हाथों को गोद में रख लीजिए, और अपनी दोनों आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लें, और धीरे धीरे जाने दें। हमें विचारों का पीछा नहीं करना है।
थोड़ी आवाज कम कर लीजिएगा अनुपम जी, थोड़ी सी स्लाइटली। अब ठीक है। हाँ हाँ, अब ठीक।
महसूस करें हम भी पीटर की तरह फ्री विल लाइफ जी रहे हैं। न कोई बंधन, न कोई पाबंदी, किसी का कोई भी रुकावट नहीं। अपना निर्णय, अपनी मंजिल का चुनाव खुद ही कर रहे हैं। विजुलाइज करें मेरे दोस्तों। हर परिस्थिति में, हर मुसीबतों में स्वतंत्रता के साथ उन परेशानियों को झेलना है। स्वयं उस चीज का अनुभव करें।
लोग भी ग्रेजुएशन सेरेमनी का आनंद लें। मस्ती को खुशी का एहसास करें।
10 minutes short masters.
बस 2 मिनट और मास्टर। अपने वर्तमान स्वरूप में वापस आने की तैयारी करें। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लास्ट चीज। अब आप अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और लास्ट 0। जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो बात ध्यान में रह सकते हैं, और जो ध्यान से वापस आना चाहते हैं वो अपनी दोनों आंखों को आहिस्ता से खोल सकते हैं। यहाँ से बाहर आने का पानी जरूर पिएं, पानी को चार्ज कर लें। मैं अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ पानी को लें। अपने आसपास के सजग वातावरण को देखते हुए अपने माता पिता का प्यार की वाइब्रेशन लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड लव यू, लव यू, लव यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच चाची, बहुत ही सुंदर ध्यान था। और भी लव यू टू। थैंक यू दीपा जी। थैंक यू। बहुत दिन के बाद कराया मैंने भी। इधर तो गायब ही हो गई हूँ। किसी को कुछ कहना है ये सब लोग लग रहा है बहुत ध्यान में है शायद। तो ध्यान में होना चाहिए। थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर जो हमारे साथ आज ग्रुप में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय निकाल कर आए। थैंक यू दीपा जी। थैंक यू। अब हम कल मिलते हैं। आप सभी लोग कल भी इसी तरह से जुड़िए। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड लव यू। जरूर जुड़ेंगे। धन्यवाद जी। थैंक यू। बाय बाय। ओके, बाय बाय बाय। बाय। बाय।
एंड कर दीजिएगा।